उमा सुबह सुबह अपने बेटे अजय के लिए खाना बना रही होती है और खाना देते हुए हर रोज की तरह उमा अपने बेटे को ताना देती है। लगता है मैं घर के काम करते करते ही मर जाऊंगी। ना मुझे बहू का सुख मिलेगा और ना पोता पोती का मुंह देखने का। न जाने भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है। माँ, आप मुझे हर रोज एक ही बात का ताना देती रहती हो। आप मेरी पसंद को पसंद नहीं करती और जो आप देखती हैं वो तो आपको ही पसंद नहीं आती, तो मुझे कैसे आएगी? अब बताओ इसमें मैं क्या करूं? हाँ तो तेरी पसंद की लड़की से शादी करवा कर इस घर को बर्बाद करवा दूं? आजकल की लड़कियों तो तू जानता ही है, शादी होते ही पतियों के कान भरकर उन्हें माँ बाप से अलग कर देती है। और मेरे पास तो बस तू ही है बेटा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी शादी नहीं करवाई तो फिर मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। जब आपको मेरी पसंद पसंद नहीं तो फिलहाल अभी जल्दी से खाना पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। उमा अपने बेटे की बात सुनकर खाना पैक करने लगती है और खाना पैक करते हुए भी अपने बेटे को ताने दे रही थी। खाना देने के बाद वो अपने बेटे को जाते जाते कहती है, हाँ देखती हूँ आखिर कितने दिन तक तू शादी नहीं करता। ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कम से कम अब तो ताने मत दो। अजय की उम्र 38 साल की हो चुकी थी, 38। वो अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी माँ को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी और उसे जो पसंद थी उससे उमा अपने बेटी की शादी नहीं होने देना चाहती थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि उमा नहीं चाहती थी कि उसके घर में ऐसी लड़की आए जो उसके घर को बर्बाद करके रख दे। वो एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की चाहती थी जो उसे आज तक मिली नहीं थी। उमा बैठकर अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तभी वहां पर उमा की पड़ोसन कुसुम आती है। अरे उमा, क्या कर रही है? घर का काम धंधा हो गया या यूं ही बैठकर टाइम पास कर रही है? अब क्या बताऊं कुसुम, तू तो मेरे सारे दुख दर्द जानती है। हर दिन अपने बेटे को कहती हूँ शादी कर ले, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। उमा, तू भी ना कम नहीं है। अरे बेचारा कहाँ से शादी कर लेगा जब तक तू उसके लिए कोई लड़की नहीं ढूंढेगी। अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? तू तो जानती है ना मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। लेकिन तू भी तो नहीं मान रही। अरे अगर अजय को कोई लड़की पसंद है तो उससे ही शादी करवा दे उसकी। अरे ठीक है, मान लिया उसकी शादी मैंने उस लड़की से करवा दी, पर तू जानती है ना आजकल की लड़कियों को, मैं नहीं चाहती कि इससे कल को कोई दिक्कत हो। देख, तू लड़की देख ले, बातचीत कर ले, उसके बाद शादी करियो। मैं ये नहीं कह रही कि बिना देखे समझे अपने बेटे की शादी कर दे। अरे ना बाबा ना, देख कुसुम मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी आए जो घर परिवार सब कुछ संभाल कर चले। ये भी तू सही कह रही है। कांता की बहू को देखा नहीं, 6 महीने हुए नहीं कि बेटे को तलाक के लिए धमकाने लगी और आखिर में तलाक ले ही लिया उसने। यही सब देखकर तो डर लगता है, कहीं ऐसी लड़की ना आ जाए जो घर बर्बाद कर दे। बस यही सोचकर अपने कदम पीछे कर लेती हूँ। उमा की बात सुनकर कुसुम कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। समय बीतता है और एक दिन अजय के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कमी निकालकर उमा उस रिश्ते के लिए मना कर देती है। समय बीतता जा रहा था पर उमा को कोई लड़की पसंद नहीं आती, तो वहीं अजय भी अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन अजय एक लड़की को अपने घर ले आता है। माँ, अरे माँ कहाँ हो आप? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। अजय की बात सुनकर उमा हॉल में आती है जहाँ वो उसे एक लड़की के साथ देखती है। रिद्धिमा, ये मेरी माँ है। अरे ये किसे ले आया तू और कौन है तू? तो अब लड़कियों को भी घर लाने लगा है? अरे माँ, ये मेरा ऑफिस की कलीग है, कुछ भी मत बोलो ना। अरे कोई भी हो, लेकिन तू अगर आइंदा से किसी लड़की के साथ घर आया या फिर मुझे किसी लड़की के साथ नजर आया तो तेरे लिए और तेरी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। माँ, अब घर आए मेहमान के सामने मेरी इंसल्ट तो मत कीजिए, हम बाद में बात करेंगे ना। फिलहाल इसे यहाँ बैठने दो। बाद में क्यों? और मैं इसे यहाँ क्यों बैठने दूं? अभी क्या अभी इस घर से निकल। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जवान बेटा होकर घर में लड़कियां लेकर आ रहा है। माँ, ये मेरी दोस्त है, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मुझे अच्छे से पता है इस उम्र में लड़कियां कितनी लड़कों की दोस्त होती है। चल अभी से यहाँ से जाने को बोल। उमा वहां से रिद्धिमा को भगा देती है। रिद्धिमा भी उमा की बात सुनकर हैरान थी क्योंकि वो वाकई में अजय की ऑफिस की कॉलीग थी, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। माँ, आप चाहती क्या है? ना आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने दे रही हैं
और ना ही आप ऐसी लड़की ढूंढ कर ला रही है जो मुझे पसंद हो। अरे तुझे जो करना है कर, पर मैं तेरी ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं होने दूंगी जिसमें कमी हो। उमा अपना गुस्सा निकाल कर वहां से चली जाती है। तो वहीं अजय अपनी माँ की हरकतों से काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो अजय का दोस्त रमेश अजय को उदास देखकर कहता है, अजय क्या बात है, इतना उदास क्यों है, कोई बात है क्या? अरे तू तो जानता है मैं शादी को लेकर कितना परेशान हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और सच कहूँ तो मुझे अब बहुत चिंता हो रही है कि मुझे कोई अपनी लड़की देगा भी कि नहीं। लेकिन मेरी माँ है कि हर किसी को मना कर देती है। देख तेरे पास ना एक ही ऑप्शन है, या तो तू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले, वो भी माँ के खिलाफ जाकर, या फिर माँ की पसंद की लड़की से शादी करके खुशी खुशी अपना घर बसा ले। अरे पर माँ को लड़की पसंद भी तो आनी चाहिए। देख मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये आइडिया बहुत काम आएगा। इतना कहने के बाद अजय के कान में रमेश कुछ कहता है और दोनों ही देर शाम ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे रमेश बेटा, काफी समय बाद दिखा है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी सब ठीक है, बस मैं तो अब यहाँ आपके फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। अरे तू तो हमेशा से इस फैमिली का हिस्सा है, तू तो मेरा दूसरा बेटा है। नहीं 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 आंटी, आप गलत समझ रही है, मैं आपका बेटा नहीं बहू हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, ये तू क्या बोल रहा है? बात यह है माँ की, आप कहती थी ना कि लड़कियां घर बर्बाद करती हैं और आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने नहीं देना चाहती थी। तो मैंने फैसला किया है कि मैं रमेश से ही शादी करूंगा। लड़के तो घर बर्बाद नहीं करते ना। इसका मतलब तू लड़की की जगह लड़के से शादी करने वाला है? अरे प्रभु, ये मंद बुद्धि दिमाग के लड़के को हो क्या गया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन माँ इसमें दिक्कत क्या है? आप ही तो कहती हैं कि लड़कियां घर बर्बाद करती हैं। अरे चुप कर नालायक। अरे अजय तो नालायक है, ना समझ है, लेकिन रमेश तू तो समझदार है। तू इसके साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? समाज क्या कहेगा कि एक लड़का लड़के से शादी कर रहा है? नहीं 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 बेटा, ऐसा संभव नहीं है। माँ अब आपको रमेश में भी दिक्कत है तो क्या मैं शादी ही ना करूं? अरे मेरी उम्र हो चुकी है, आप समझने की कोशिश कीजिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना सुनते ही उमा अपना सर पीट लेती है और वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ क्या हो गया आपको? मुझे कहा था ना फालतू के आइडिया मत दिया कर। देख माँ को क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर आ गया, अभी ठीक हो जाएंगी आंटी, रुक मैं पानी लेकर आता हूँ। रमेश उमा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है और उमा को होश आ जाता है। पर उमा अभी भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। बस अगले ही दिन उमा अपनी बड़ी बहन को कहकर एक लड़की का रिश्ता मंगवाती है जो काफी सुंदर भी होती है। उमा अजय को लड़की का फोटो दिखाती है। देख, मैं तुझे एक लड़के से शादी करके तेरी जिंदगी और घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। अरे समाज के लोग भी हम पर थूकेंगे। ये देख, ये लड़की कैसी है? देखो माँ, एक पल को मैं मान तो जाऊं, लेकिन अब आप मुझे ये मत कहना कि ये लड़की भी हमारा घर बर्बाद करने के लिए आ रही है। अरे तू कहे तो मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, लेकिन ये अनर्थ होने से रोक दे। देखिए ये लड़की ना पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुंदर भी है, बल्कि शहर में रहती है। तुझे गांव की लड़की पसंद नहीं थी ना, तो मैंने तेरे लिए शहर की लड़की से ही रिश्ता करवाया है। चलो ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रमेश, तेरी मेरी शादी कैंसिल। देखा, मैंने कहा था ना मेरा आइडिया काम करेगा। 2 दिन भी नहीं हुए और तेरी माँ ने तेरे लिए सुंदर और संस्कारी लड़की का रिश्ता लाकर तेरे सामने रख दिया। अब किस बात की देरी, जल्दी से शादी कर ले, इससे पहले कि तू 40 का हो जाए। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। अब तो बस मेरी शादी हो जाए, वरना मेरी माँ कुछ भी कर सकती है। ये कहकर दोनों मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। देर से ही सही, लेकिन अजय की शादी हो ही जाती है। कहानी है नोएडा सेक्टर 51 की, जहां विमला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती थी। विमला ऐसी अच्छी सास थी जिसके तो कहने ही क्या। करण की शादी को बस 1 ही महीना हुआ था और जिस दिन से प्राची उसके घर आई थी, कोई कह ही नहीं सकता था कि विमला और प्राची सास बहू है। दोनों फ्रेंड्स की तरह रहती और दिन भर मौज मस्ती करती। सुबह सुबह विमला अपनी बहू को उसे उठाने कमरे में जाती है। बस 5 मिनट मम्मी, बस 5 मिनट अभी आती हूँ। हाँ, और ऐसी आवाज निकाल ले, हैं? तेरी ऐसी आवाज सुनकर ना मुझे भी नींद आने लग गई बेटा। चल अब कैसे, मैं भी जरा सो लेती हूँ। तो फिर पापा और करण को नाश्ता कौन देगा?
पिछले 50 साल से इन्हें मैं खाना खिला रही हूँ और इनके बेटे को भी। अब एक दिन बाप बेटे को समझने दे, हमने कौन सा ठेका ले लिया है। चल सो जाओ। मम्मी आई लव यू। करण और मुकेश जाकर कमरे में देखते हैं तो सास बहू आराम से खर्राटे ले रही है। चलिए बेटा जी, आज अपनी पत्नियों को सरप्राइज दे देते हैं। हम ही उनके लिए कुछ बना लेते हैं। वैसे भी संडे है, तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। चलिए पापा। करण और मुकेश विमला और प्राची के लिए नाश्ता बनाकर लाते हैं और चारों मजे से नाश्ता करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला पापा जी। यहाँ आकर कब 1 महीना बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे एक बार भी अपने घर की याद नहीं आई। ससुराल आने के बाद मायके की याद आनी भी नहीं चाहिए बेटा। याद आ रही है मतलब ससुराल में प्यार नहीं मिल रहा बहू को। अपनी सास से ही पूछ ले। बता दे विमो, कभी याद आई है क्या मायके की? तेरी सास को तो मैं कहता था जा अपने मायके हुआ, पर नहीं, इसे तो इसके ससुराल से ही प्यार लगता था। 2 मिनट मेरे बिना रह भी तो नहीं सकती। अरे क्या आप भी ना, जवान बेटा सामने बैठा है और कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे बताओ, अब वो देख रहा है कि उसका बाप उसकी माँ से इतना प्यार करता है, तो वो भी तो अपनी बीवी से प्यार ही करेगा। इसमें गलत क्या है? तो ये थी झलक प्राची के ससुराल की, जहाँ चारों तरफ प्यार ही प्यार था। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन विमला की बहन उसे कॉल करती है। बहू को कुछ है कि नहीं? अरे दीदी, आप ही कैसे कुछ हो जाएगा, और कुछ होगा तो वो सामने से बता देगी ना। मैं जाकर कैसे पूछूं? क्या पूछू क्या? जैसे पूछते हैं। मैंने तो अपनी बहू से सुहाग रात के दूसरे दिन ही पूछ लिया था। इस तरह से लापरवाही बरतेगी तो तेरा वंश ना बढ़ेगा, ना आज ना कल। बच्चों का क्या है, ये तो 35 साल के हो जाएंगे, उसके बाद भी खुद को बच्चा ही समझेंगे। तुझे समझदारी रखनी पड़ेगी। और हो सकता है कि बहू में कोई तकलीफ हो, एक बार जाकर चेकअप करवा ले। जो भी हो सामने रहना बहुत जरूरी है। अरे पर मैं अचानक से बहू को कहूंगी कि चल बहू मुझे तेरा चेकअप कराना है, तो कहीं कुछ गलत ना समझ ले। तू ना सच में बुढ़ापे में सठिया गई है। कहाँ है तेरी अकल, घुटनों में है क्या? अरे हाँ, ये बढ़िया है। कह दे तेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है और 1-2 और तकलीफें भी हो रही है, तू अपना चेकअप करने जा रही है। इसी बहाने बहू का भी रेगुलर चेकअप करा ले। और मान ले कि बहू के माँ बनने में कोई तकलीफ होगी तो रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और कुछ 19-20 रहा तो आजकल दवाइयों से ना सब ठीक हो जाता है। अपनी बहन की बात सुनकर विमला फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपनी बहू को ले जाती है मेडिकल चेकअप के लिए। दोनों के नॉर्मल चेकअप भी हो जाते हैं और 4 दिन बाद आते हैं रिपोर्ट्स। हेलो मैम, लाइफ सेविंग हॉस्पिटल से आपकी रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ मैं। दोनों रिपोर्ट है ना भैया? यस मैम। विमला अपनी बहू को बिना बताए दोनों रिपोर्ट ले जाकर अपने कमरे में रख लेती है। वो सबसे पहले अपनी बहू की रिपोर्ट खोलती है, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं होता। ये लो, कमला दीदी बेकार में ही एक्साइटेड हुई पड़ी थी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप अपना रिपोर्ट तो देख लीजिए, कहीं शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है आपको? अरे मुझे क्या होगा जी, एक बेटा था उसकी शादी कर दी, अब मुझे किस चीज की टेंशन। ये कहती हुई विमला अपनी रिपोर्ट्स खोलती है और सामने जो देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। मुकेश जी, आप जल्दी से दरवाजा सटाइए, देखिए आवाज बाहर जानी नहीं चाहिए। ऐसा क्या है रिपोर्ट में विम्मो, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? अब से आप मुझे विम्मो नहीं बोलेंगे, हद हो गई। आई एम प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? पर हम घर पर कैसे बताएंगे कि तुम प्रेग्नेंट? तभी दरवाजे से प्राची अंदर आती है। कौन प्रेग्नेंट है मम्मी? प्रेगनेंसी शब्द तो प्राची ने सुन लिया था, अब विमला करती भी क्या, वो हड़बड़ाकर कहती है तुम हो प्रेग्नेंट? और कौन है? कांग्रेचुलेशंस। आपस में दोनों रिपोर्ट की अदला बदली कर विमला अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अपनी बहू को थमा देती है और शुरू हो जाता है एक नया ड्रामा। प्राची की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही करण ऑफिस से भागता हुआ घर आता है। ये किस तरह बैठी हुई हो तुम प्राची? ऐसे पैर लटका कर नहीं बैठना चाहिए, तुम आराम से लेट जाओ। चलो चलो चलो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ करण। अच्छा ये तो बताओ,
3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, तुम्हारा वजन भी नहीं बढ़ा। कहीं बच्चा कमजोर तो नहीं है? डॉक्टर के पास चले क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वजन ना बहुत बार बढ़ता नहीं है। क्या विमो जी? इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और विमला का वजन बढ़ने लगता है। उसकी पसंद नापसंद में भी बदलाव दिखने लगते हैं। एक रात खाने की टेबल पर सभी बैठे थे, तभी विमला कहती है, वो अचार तो पास कीजिए जी। 1 रोटी में आम के अचार के 3 फाँक खा चुकी हैं आप। प्रेग्नेंट में हूँ और खट्टा खाने का जी आपका कर रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुंह का स्वाद चला गया है ना, बस इसलिए। वरना तू तो जानती है मुझे खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं क्यों खाने लगी खट्टा? ना। अब झूठ के मुताबिक प्राची की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए थे और करण अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर और भी कॉन्शियस हो गया था। अब तुम कोई काम नहीं करोगी प्राची। 5 महीने हो गए। तुम जितना रेस्ट करोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। किचन का क्या है, मैं और पापा है, मम्मी है, सब देख लेंगे। नहीं नहीं, तेरी माँ क्यों देखेगी किचन? वो भी तो, अब मेरा मतलब है वो भी तो बूढ़ी हो रही है, वो कैसे देख लेगी किचन बेटा? हम ना एक कुक रख लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है पापा। तभी विमला भागती हुई वॉशरूम में जाती है और उल्टियां करने लगती है। ये मम्मी को आजकल क्या हो गया है? जरा झुक कर चलती है और अब उल्टियाँ। डॉक्टर को बुला लूं क्या पापा? अरे गैस हो गया होगा तेरी माँ को। तू फिक्र मत कर, तू ऑफिस जा, मैं यहाँ देख लूंगा। हाँ, इसी तरह 8 महीने हो जाते हैं और फिर होती है गोद भराई की रस्म, जहाँ पूजा में बैठती है घर की बहू प्राची, जो कि प्रेग्नेंट थी ही नहीं। बहू के चेहरे पर तो वो नूर ही नहीं दिख रहा जो गर्भवती औरत के चेहरे पर होना चाहिए। यह कोई बात नहीं हुई सुषमा। प्रेगनेंसी सब पर एक सा असर नहीं डालती। करण के समय भी तो मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा रहता था। पहले 4 महीने तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 1 आंटी भी वजन नहीं बढ़ा था मेरा। तो क्या, ऐसी बात बोल के ना प्राची का दिल मत दुखा। नूर तो बच्चे की दादी के चेहरे पर दिख रहा है। मानना पड़ेगा विमला, तू तो अलग ही चमक रही है। कहीं दूसरी गुड न्यूज तू तो नहीं देने वाली? क्या रमा, तू भी ना इस उम्र में बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अब विमला दादी बनने की उम्र में माँ बनेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर विमला घबरा जाती है और अपने कमरे में अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे मुकेश भी अपने कमरे में जाता है और पूजा का कलावा उसके हाथ में बांधता हुआ कहता है, तो यहाँ क्यों आ गए विमो? पूजा में तेरा होना जरूरी है। आखिर ये पूजा हमारे बच्चे की सेहत और उसके अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है। किसी की बात पर ध्यान मत दे और चल बाहर। मेरी तबीयत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मुकेश जी। कमरे में विमला ये बात कहती है कि बाहर पूजा में बैठी हुई प्राची बेहोश हो जाती है और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। हड़बड़ी में दोनों बहुओं को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। सब ठीक तो होगा ना पापा? डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। असली घबराहट तो ऑपरेशन होने के बाद होगी बेटा। तभी ओटी से नर्स बाहर आती है। एक साथ दो गुड न्यूज आई है आपके घर से। पहली कौन सी सुनाई जाए? प्राची प्रेग्नेंट है और विमला जी को बेटी हुई है। सॉरी, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, पर सास कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? बहू को तो बच्चा हुआ ही नहीं है। नहीं, मैंने कुछ शायद मिस्टेक की है। बेटी तो विमला जी को ही हुई है। हाँ। क्या? नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ उल्टा कह रही हैं। विमला मेरी माँ का नाम है। ये ठीक कह रही है बेटा। प्रेग्नेंट प्राची है और बच्चा विमो को ही हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। करण आश्चर्य से अपने पिता को लगातार देखता ही जा रहा था और दोनों बाप बेटे कमरे में जाते हैं। गोद में अपनी बहन को उठाते ही करण की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी प्राची बाहर से अंदर आती है। मैं सब समझ गई मम्मी जी। वैसे आपका झूठ सच हो गया। आई एम प्रेग्नेंट। मुझे माफ कर दे बहू। जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मुझे लगा किस तरह मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी, पर तब तक 3 महीने बीत चुके थे और फिर हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। थोड़ा अजीब तो है, पर ठीक है मम्मी। दोनों बुआ भतीजी साथ में खेलेंगे। 9 महीने की तो बात है। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा। अपनी बहन को गोद में उठाकर करण वार्ड से बाहर आता है कि तभी उसका एक दोस्त उसे अस्पताल के बाहर मिलता है।
अरे भैया क्या हुआ, बेटा की बेटी बहन हुई है? 2 साल बाद। मुन्ना इधर आओ। अरे मम्मी, ये लड़का भी ना गोद में आना ही नहीं चाहता। चुप हो जा मेरी लाडो, चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप। गीता की 2 बहुएं हैं, कामना और वंदना। कामना जिठानी है और वंदना देवरानी। वंदना की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा दहेज दिया है। लेकिन कामना के माता पिता बहुत गरीब थे और इसीलिए जब उसकी शादी हुई तो उसके माता पिता उसे दहेज में कुछ भी नहीं दे पाए थे। क्या वंदना अपनी सास और जेठानी के साथ मिलकर रहेगी या फिर गीता की छोटी बहू और उसके दहेज से घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी? आइए देखते हैं। कामना बहू, अरे ओ कामना बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, तू आज जल्दी से कपड़े धो ले और छोटी बहू खाना बना लेगी। आज दोपहर तक सारा काम निपट जाएगा। हाँ माँ जी, आप ठीक बोल रही हो, फिर शाम तक खाली रहेंगे हम। कामना कपड़े हाथ से ही धोना शुरू कर देती है। उसकी सास जब ये सब देखती है तो कहती है, अरे कामना बहू, तू हाथ से कपड़े क्यों धो रही है? छोटी बहू दहेज में जो वॉशिंग मशीन लाई है उससे क्यों नहीं धोती? माँ जी, इतने सालों से हाथ से कपड़े धो रही हूँ ना, तो याद ही नहीं रहा कि हमारे घर में भी वॉशिंग मशीन है। अब कामना ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने शुरू कर दिए। जब ये वंदना ने देखा तो कहने लगी, भाभी, आपने मेरी वॉशिंग मशीन मुझसे बिना पूछे क्यों निकाली? वंदना, मैं तो हाथ से ही धो रही थी, लेकिन माँ जी ने बोला कि हाथ से मत धो, मशीन लगा ले, तो मैंने लगा ली। माँ जी का क्या है, फ्री में मिल गई चीज तो इस्तेमाल करने लगी। अरे अपने नोट खर्च करके कोई चीज लाती तो पता चलता। आज से पहले तो इस घर के लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी भी नहीं होगी, और आज मिल गई है तो बिना पूछे इस्तेमाल भी कर लो जी। वंदना, तुम्हें जो कहना है माँ जी से कहो, मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मैं आपको सुना भी नहीं रही, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इतनी बड़ी मशीन में इतना सा पानी डाला है और देखो कपड़े कितने सारे हैं। ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा आपको कपड़े धोने में। खैर, इसमें आपकी क्या गलती, आपने कभी मशीन देखी भी नहीं होगी। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। वंदना कामना को खूब खरी खोटी सुना देती है। कामना घर के सारे कपड़े धो लेती है। उसके बाद वो पूरी तरह थक जाती है और सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठ जाती है। तभी वंदना उसे टोकते हुए कहती है, भाभी, ये क्या कर रही हो आप? क्या हुआ वंदना, क्या किया मैंने? आप सोफे पर पैर रखकर क्यों बैठी हो? नए सोफे हैं, गंदे हो जाएंगे। सुबह से तो मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ साथ अपने पैर भी तो धो रही हूँ। और कितने साफ करूं अपने पैर कि तुम्हारे कीमती सोफे गंदे ना हो? भाभी, बात अच्छी या गंदे पैरों की नहीं है, बैठने के तरीके की है। माना कि आपके मायके वाले गरीब थे, आपके घर में सोफे नहीं थे, और आपको आपके ससुराल वाले भी ऐसे ही मिले, लेकिन फिर भी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के सोफे पर तो बैठी होंगी ना आप। तो ऐसे ही पैर ऊपर करके बैठती हो क्या? वंदना की आवाज सुनकर उसकी सास वहां आ गई। वंदना, क्या हुआ, क्यों इतना बोल रही हो? आपकी बड़ी बहू को सोफे पर बैठने की तमीज नहीं है, उन्हें तमीज सिखा रही हूँ। भाभी, आज के बाद मेरे सोफे पर बैठना तो पैर नीचे करके बैठना, नहीं तो जमीन पर ही बैठो, यही औकात है आपकी। वंदना वहां से चली जाती है। कामना अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसको अपने दहेज का बहुत घमंड है। अभी तो ये हमें घर के अंदर सुना रही है, लेकिन बाद में ये हमें सबके सामने सुनाएगी। आप इसे कंट्रोल में रखिए माँ जी। अरे बहू, तू चिंता मत कर, छोटी बहू नई नई इस घर में आई है ना, कुछ दिन रहने के बाद सुधर जाएगी। देख लीजिए माँ जी, कुछ दिन और, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी सुधर सकती है। अगली सुबह कामना किचन में खाना बना रही थी तो उसने मसाला पीसने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल किया। कामना ने गलती से मिक्सी का बटन उल्टा घुमा दिया। वंदना ने ये सब देखा तो झट से बोल पड़ी, भाभी बंद करो, उससे खराब हो जाएगी नहीं तो। क्या हुआ वंदना? भाभी, आपने बटन उल्टा घुमा दिया है। अच्छा भाभी, सच सच बताना, आपने अपनी पूरी जिंदगी में मिक्सी छुई है कभी? अरे छूना तो बहुत दूर की बात है, देखी भी है क्या कभी? वंदना, तुम बार बार मुझे नीचा क्यों दिखाती हो? अरे गलती से बटन उल्टा घुमा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरी माँ ने भूखे नंगों के घर में मेरी शादी करवा दी है। बस सबको यही सिखाते रहो, ऐसा करो वैसा करो,
हटो यहाँ से, मैं पीस कर देती हूँ मसाला। कामना को अपनी देवरानी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं आपकी छोटी बहू के ताने और नहीं सह सकती। वो इतना बुरा भला सुना देती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्यों इतनी आग बबूला हो रही है? वो तुझे कुछ कहती है तो बदले में तू भी उसे सुना दिया कर। अगर मैं उससे पलट कर कुछ बोलूंगी ना तो सब कहेंगे कि नई नवेली बहू से लड़ रही है। माँ जी, आप इसे अच्छी तरह से समझा दो कि अपने लाए हुए दहेज से सारे घर का काम वो खुद ही करे, और आज से आप भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहेंगी। कामना का दिल बहुत दुखा हुआ था। उसकी सास ने उसी वक्त अपनी छोटी बहू को बुलाया और उससे कहने लगी, वंदना बहू, तू सच कहती है। जो चीजें तू अपने दहेज में लेकर आई है वो हमने कभी नहीं देखी, और इसीलिए हमें इस्तेमाल करने भी नहीं आती। इसलिए ना आज के बाद अपने दहेज की मदद से घर का काम तू ही करेगी। और कामना को मैंने साफ मना कर दिया है, तेरा कोई भी सामान इस्तेमाल ना करे, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी माँ जी आपकी, जो आपने उन्हें मेरा सामान छूने से मना कर दिया। मैं खुद ही कर लूंगी घर का काम। अब वंदना खुद ही सारे घर का काम करने लगी। एक दिन वंदना वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। उसे कपड़े धोते हुए लगभग सारा दिन लग गया। उसके बाद वंदना को जोरों की भूख लगी। वो किचन में कुछ खाने के लिए गई तो खाने के लिए किचन में कुछ भी नहीं था। वो अपनी सास और जेठानी के पास गई और कहने लगी, माँ भाभी, मैं कपड़े धो रही थी तो आप दोनों से इतना नहीं हुआ कि खाना ही बना ले? मुझे भूख लग रही है और किचन में कुछ भी नहीं है। किसने कहा किचन में कुछ नहीं है? तुम्हारे दहेज का इतना सारा सामान रखा है जो मैं तो छू भी नहीं सकती। अब खाना तो गैस चूल्हे पर ही बनेगा ना। वो तो ना मैंने कभी देखा, ना मुझे चलाना आता। हाँ बहू, कामना सही बोल रही है। एक काम कर बहू, खाना तू ही बना, हाँ, और हमारे लिए भी बना लेना, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। वंदना को कपड़े धोने के बाद सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। वो बहुत थक जाती है। ऐसे ही एक दिन वंदना ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी, आप घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा लगा दो। मैं खाना बनाकर बाजार जाऊंगी, कुछ सामान लाना है मुझे। वंदना, मैं कोई साफ सफाई नहीं कर सकती, और झाड़ू पोछे के लिए तो बोलना भी मत मुझसे। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वो क्या है ना, सारे घर में तुम्हारे दहेज का सामान बिखरा पड़ा है। अगर सफाई करते तुम्हारे किसी सामान से मेरी उंगली भी टच हो गई तो, और तुम और तुम्हारा दहेज का सामान बुरा मान गया तो? ना 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 ना, इसलिए मेरी बात मानो, काम तुम कर लो, बाजार मैं चली जाती हूँ। तुम मुझे लिस्ट बना कर दे दो, जो लाना है मैं सब ले आऊंगी। कामना बाजार चली जाती है और घर का सारा काम वंदना को करना पड़ता है। अब तो ये रोज की बात हो गई। वंदना अपने जिस दहेज पर सारे ससुराल वालों को सुनाती थी, उसी दहेज के कारण उसे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था, और वो बहुत थक जाती थी। वंदना की सास और जेठानी ने मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाया। क्या कामना और गीता को घर की छोटी बहू के साथ ऐसा करना चाहिए, या वंदना को सबक सिखाने का कोई और भी रास्ता था? हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है रीटा रस्तोगी के घर से। रीटा एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसे लाइफ में कुछ बनना था, कुछ बहुत बड़ा करना था। पर लड़की के जीवन में शादी और करियर के बीच एक रास्ता चुनने का दौर कभी ना कभी तो आ ही जाता है। ऐसा ही दौर आज रीटा के जीवन में भी आ गया था। रीटा का सीनियर विक्रम उसके घर रिश्ता लेकर आया था। रसोई में छिपकर बाहर होती बातों को सुनने की रिया कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे विक्रम आकर खड़ा हो जाता है। क्यों फिक्र कर रही हो रीटा? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हें घर पर बिठा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या और लड़कियां नहीं थी मेरे बैच की जो मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजने की सोची? सोचो जरा। वही मैं सोच रही हूँ विक्रम, हम तो एक दो बार ही मिले हैं, फिर भी तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए, वो भी इतनी अच्छी प्रोफाइल के साथ जिसे देखकर किसी के घर की लड़की वाले मना ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं तो मुझे तुम्हारी करियर की फिक्र होने लगी। पता नहीं शादी के बाद वो लोग तुम्हें आगे करियर परस्यू करने देंगे या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गया। मैं चाहता हूँ शादी के बाद तुम बिल्कुल इसी तरह दिखो, एंथुसियास्टिक। शादी के बाद भी एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने करियर के बारे में सोचे।
मैं तुम्हें कुछ बनता हुआ दिखना चाहता हूँ रीटा, खुद से भी आगे बढ़ता हुआ। चलो हॉल में चले। रीटा और विक्रम सभी के साथ बैठने के लिए हॉल में जाते हैं, जहां विक्रम की माँ रीटा को देखते ही कहती है, कितनी प्यारी है रीटा, मुझे विश्वास था विक्रम तेरी पसंद पर। चेहरा तो देख किस तरह चमक रहा है बच्ची का। और बताओ बेटा, कितना पढ़ी हो तुम और आगे क्या करना चाहती हो? वैसे तो मुझे विक्रम ने बता दिया है सब कुछ, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। आंटी जी मैं MBA कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, सेकेंड ईयर होते ही मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। मैं एक MNC में काम करना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है आंटी। मानना पड़ेगा सुशील जी, बहुत ही अच्छी परवरिश दी है आपने अपनी बेटी को। मैं भी ऐसी ही एक बेटी को जन्म देना चाहती थी। अब भाग्य में बेटी ना सही, मेरा विक्रम बेटी जैसी बहू ले आया, ये भी तो बेटी बनकर ही रहेगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, तुम भी अपने मन की कहो बेटा। जी मुझे भी मंजूर है। रीटा को जैसा ससुराल चाहिए था उसे मिल चुका था, अब किस बात की देरी। अच्छा मुहूर्त देखकर रीटा और विक्रम की शादी कर दी जाती है। गृह प्रवेश के बाद पहला दिन तो बड़े सुकून से गुजरता है। सुबह में जब सब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक से विक्रम की आंख खुलती है। इतने सुबह सुबह रीटा कहाँ चली गई? अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ विक्रम कमरे से बाहर निकलता है। कहाँ हो तुम रीटा? आँख खुली नहीं इसकी कि रसोई में चली गई। अब तू ही समझा इसे, हाथ की मेहंदी अभी उतरी नहीं और रसोई में बर्तन घिसने लग गई। अरे लोग क्या कहेंगे? ये लड़की बिना, घर में कितने सारे नौकर हैं, वो कब काम आएंगे? विक्रम किचन में रीटा के पास जाकर कहता है, ये सब क्या है रीटा, तुम किचन में क्यों आ गई? कल रात को तुम बहुत थक गई थी, चलो कुछ देर आराम कर लो, मैं रामू काका से कहकर तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ। रामू काका! रुको रुको रुको, घर में नई बहू के रहते हुए नौकरों से काम करवाना अच्छा लगता है क्या? लोग क्या कहेंगे? ये तुम क्या कह रही हो रीटा? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो इन चीजों से बड़ी प्रॉब्लम थी और आज तुम किसी गृहिणी की तरह बात कर रही हो। अच्छा अब जो भी है, इतने सवाल जवाब मत करो मुझसे, मुझे काम करने दो। तुम जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठो, मैं सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। किसी संस्कारी बहू की तरह रीटा सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है, और जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, वो वहीं खड़ी होकर सभी के चेहरे निहारती रहती है। अरे बहू तुम भी बैठो। बहू को सभी के साथ खाना खाना शोभा नहीं देता पापा जी, आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी अभी बहुत काम पड़ा है, दोपहर के लिए चावल दाल भी भिगोने हैं, कपड़े भी पड़े हैं। अपनी बहू का ऐसा बदला हुआ अंदाज कई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही विक्रम को। और 2 दिन बाद विक्रम ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। बैक टू वर्क। निकलता हूँ रीटा, तुम भी अब देरी मत करो, कल ही अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो। 3rd सेमेस्टर से तो और ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। अगर अच्छे मार्क्स लाई तुम तो अभी तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ ना। शादी के बाद रीटा का ऐसा बदला अंदाज देखकर विक्रम अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करता है। होता है यार, लड़कियों के साथ यही होता है। शादी के बाद जैसे ही ससुराल की जिम्मेदारी उन पर आती है ना, सारा एम्बिशन धरा का धरा रह जाता है। पति, सास, ससुर, बच्चा, इसी को अपना जीवन समझ लेती है लड़कियां। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इस रीटा से प्यार नहीं किया था, मुझे तो मेरी एंथुसियास्टिक एम्बिशियस रीटा चाहिए। मैं उसे मोटिवेट करूंगा। वहाँ जैसे विक्रम अपने ऑफिस में रीटा के लिए परेशान था, यहाँ घर में कई भी वैसे ही रीटा के लिए परेशान थी। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, यही सब करना है क्या तुझे? जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहती बेटा? तेरी ट्रॉली से निकाल कर मैंने तेरी किताबें कमरे में बिस्तर पर रख दी है, जा कमरे में और पढ़ाई शुरू कर। जो औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। खुद के आत्मसम्मान को भूल मत बहू। और घर का काम का क्या है, वो तो नौकर कर लेंगे। रघु के सामने कई अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बिठाकर कमरा बाहर से लॉक कर देती है। अब 2 घंटे बाद ये कमरा खुलेगा। अगर ये लड़की पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। रात को विक्रम जब घर आता है, सभी नौकरों को सामने खड़ा कर रीटा कहती है, ये रहा आपका अब तक का हिसाब, कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम रीटा? इन्हें निकाल दोगी तो काम कौन करेगा? इस उम्र में मम्मी से काम नहीं होगा और तुम्हें पढ़ना है। घर के कामों को संभालने की जिम्मेदारी औरत पर होती है। इन चीजों में तुम मत पढ़ो, मैं देख लूंगी। जिसे पढ़ाई करनी होती है वो घर संभालते हुए भी पढ़ाई कर सकता है, तुम बीच में मत बोलो। रीटा के आगे विक्रम कुछ नहीं बोल पाता, और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आता है रीटा के एग्जाम का दिन। सुबह
आज मैंने ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले ली थी, तो मैं एग्जाम दिलाने जो लेकर जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और 9 बजे तक रीटा घर का काम ही करती रहती है। गुस्से में जैसे ही विक्रम किचन में उसे लेने जाता है, मम्मी जी मेरे एग्जाम से बस 1 घंटा बाकी है, ट्रैफिक मिल गया तो एग्जाम में पहुंचते पहुंचते ही 1.5 घंटे हो जाएंगे। ये सब मैं आकर कर दूंगी मम्मी जी। अब तक आपने जो कहा मैंने वही किया है, प्लीज मुझे एग्जाम में जाने दीजिए मम्मी जी। तुझे कितनी बार बोला है बहू कि पढ़ाई का भूत अपने सर से उतार दे। मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। अपनी माँ का ये रूप देखकर विक्रम खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर एग्जाम में देरी ना हो जाए इसलिए वो बिना कुछ कहे रीटा का हाथ पकड़े उसे एग्जाम देने ले जाता है। पर लेट हो जाने के कारण रीटा को एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिलती और उसे रोते हुए अपने ससुराल वापस आना पड़ता है। ये सब क्या है मम्मी? ये कौन सा रूप है तुम्हारा? आज इत्तेफाक से जब मैं किचन के बाहर पहुंचा तुम्हारी बात मैंने सुन ली। तुम रीटा को एग्जाम के दिन भी काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो लग रहा था कि ये सब रीटा खुद अपनी मर्जी से कर रही है, पर इसके पीछे तो तुम थी। तो क्या करती मैं? तू भी तो मेरे सर पर नाच रहा था। एम्बिशियस लड़की लानी है जो जॉब करे। अरे भाई जॉब करे, क्यों करे जॉब? बहू आकर घर के काम नहीं करेगी तो किस बात की बहू हुई वो? देख मैंने घर के 3 नौकरों को छुट्टी भी दिलवा दी। सारा काम रीटा करती है तो तेरे पैसों की बचत ही करवा रही हूँ ना मैं, और तू मुझ पर चढ़ रहा है। अरे क्यों पढ़ना है इसे, क्यों लगाने हैं पैसे? तो इतने दिनों से बस तुम नाटक कर रही थी मम्मी। मैंने सोचा था रीटा कमाएगी तो वो भी हमारे घर में फाइनेंशियली हेल्प कर सकेगी, और वो मेरे पैसों से नहीं पढ़ती। रीटा को जब मैंने पैसे देने की बात की तो उसने मुझसे अपने MBA की फीस भी नहीं ली, खुद लोन ले लिया और लोन से पढ़ रही वो, जिसे जॉब करके अपने पैसों से वो खुद चुकाएगी। अगर वो वर्किंग रहती तो घर के खर्चे बढ़ते, तब होती मेरी मदद। किसी के घर की बेटी के साथ बहुत गलत किया मम्मी तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर विक्रम गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा होशियारी करोगी। अपने बेटे के घर में आग लगाकर क्या मिला तुझे? जैसा नाम वैसी ही हरकत कर दी तुमने कैकई। अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता देख कैकई सहम जाती है और रीटा के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, किसी ने सही कहा है, जब एक बहू सास बनती है तो न जाने उसका कौन सा रूप बाहर आ जाता है। जैसे तू नई नई बहू बनी है, मैं भी तो नई नई सास बनी हूँ। मुझसे हो गई गलती, अब सब भूल कर नई शुरुआत करे। और उस दिन के बाद कैकई कभी अपनी बहू के भविष्य के आगे नहीं आती और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लग जाती हैं।